हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स। ओके, और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके चैप्टर का नेम है। ओके, और हमने पीछे लेंज के लॉ को देखा था। इसके जस्ट पिछले लेक्चर में लेंज लॉ देखा था, यानी कि लेक्चर सेकेंड था। लेक्चर फर्स्ट में हमने फैराडे लॉ देखा था, जहाँ पे करंट बनता है हमने जाना था, और लेंज लॉ में करंट कैसे बनता हमने जाना था। और आज के बेटा इस लेक्चर नंबर 3 में अगर बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लेंज लॉ सही क्यों है। आज की टॉपिक यही है बेटा आपकी, लेंज लॉ सही क्यों है। क्योंकि लेंज लॉ को रटाया गया है वास्तव में अभी तक कि रूल पढ़ लो अपोजिट कर देना हो जाएगा, ये तो रटे हो ना। लेकिन आज हम देखेंगे कि लेंज लॉ सही क्यों है, वाई लेंज लॉ राइट। और अभी देखेंगे कि लेंज लॉ किस फंडामेंटल पर बेस्ड है। दो बात खाली देखेंगे और एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमको किस टॉपिक पे बात करनी है कि वाई लेंज लॉ राइट। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये होता है राइज कि लेंज लॉ किस फंडामेंटल पर बेस्ड है। ठीक है, ये दो बातें आज हम सीखेंगे और एक क्वेश्चन भी करेंगे, एक न्यूमेरिकल बढ़िया सा करेंगे, और उतने में आपकी टॉपिक होती है ख़त्म। ठीक है ना, और आप खुश हो रहे हो, कम टाइम लगेगा, हो जाएगा। हाँ, अच्छी बात है, कम टाइम में लगाएंगे आज। तो आपकी मन में सवाल बना होगा, सर आपने रटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया ना, ऐसा आपने सोचा होगा, जरूर सोचा होगा, रट के भी लगाया भी हो। लेकिन आज मैं सिखाऊंगा हाँ वास्तव में लेंज लॉ सही है। ठीक है ना, देखो अब आराम से। चलो शुरू करते हैं। तो चलो बेटा मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है और यहाँ पे एक एन का चुंबक है हमारे पास। ठीक है, ये मान लो एस और एन है। हमने इस मतलब चुंबक को मैंने इधर मोशन करा दिया है, और सेम यही कॉइल मैंने यहाँ पे ले रखी है, और वही चुंबक यहाँ भी ले रखा है। यही एस है, यही एन है, इनका भी हमने मोशन इधर ही करा रखा है। ठीक है, अब एक बार हम कहते हैं कि एक बार लेंज का नियम देख लो, एक बार उल्टा उसका कर लेते हैं। अब भी सब समझ में आपको आ जाएगा, बस देखते रहो आराम से कि यह क्यों सही है, यह मतलब क्यों इसको सही माना गया, क्यों माना गया। देखो अब आराम से। मैंने कहा कि अगर यह एन है, चलो पहले लेंज का नियम लगा लेते हैं। अगर यह एस है और एन है, आगे की ओर जा रहा है, तो आप जानते हो कि लेंज का नियम कहता है जिससे उत्पन्न होता है, अगर ये आगे की ओर जाएगा तो इससे फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होकर इंड्यूस करंट बनेगा। वह करंट ऐसा बनेगा कि जिससे बनना है उसी को अपोज करेगा, यानी कि इधर एन बनेगा, इधर क्या बनेगा, एस बनेगा, तब इधर अपोज कर पाएगा, यानी कि इधर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये लेंज का नियम वाला है। और एक बात मैं उसका उल्टा करूंगा, यही समझा पाएगा आपको कि लेंज का नियम सही क्यों है। चलो मैंने कहा कि ये अभी उधर ही मोशन कर रहा है, यहाँ भी एन बनना चाहिए लेंज के नियम से, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कुछ होने वाला, इधर मोशन करा दिया, फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है। मैंने कहा यहाँ पे यस मान लो, आप जानते हो गलत हो रहा है, लेकिन क्यों गलत हो रहा है नहीं जानते, वही आपको बताना है। और ये क्या है बेटा, एन है, ये उल्टा मान लिया। इनको अट्रैक्शन में है, मतलब कि अट्रैक्ट करेगा। यस का मतलब क्लॉकवाइज, तो ऐसे करंट बहेगा आपका, ये इंड्यूस करंट है, प्रेरित धारा होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बात हमारी समझिएगा। अगर मैं करंट को देखो, यहाँ पे अगर वहाँ कॉइल है और यहाँ पे मैग्नेट है, हमने मैग्नेट को थोड़ा सा पुश करा, थोड़ा सा पुश किया। अभी यहाँ पे जब मैग्नेट था, जब रुका हुआ था, तो कुछ ऐसे कोई इसके मतलब कि फील्ड लाइन बन रहे होंगे, कुछ ऐसे फील्ड लाइन बन रहे होंगे इसके। ठीक है ना, कुछ ऐसे बन रहे होंगे। ऐसा पूरा नहीं करा मैंने, ठीक है ना, कम ही करा, ये पूरा तो होगा ही होगा। रुका हुआ था, लेकिन जब मैंने पुश किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब मैंने मैग्नेट को पुश किया तो यहाँ पे फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, करंट बनेगा। लेकिन मैंने कहा कि लेंज का उल्टा मान के यस मान लो, यस मान लो, उल्टा मान लिया मैंने, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी अगर यह यस बन जाएगा तो यह इनको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा।
मेरा काम खत्म, मैंने पुश किया, इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ फ्लक्स में परिवर्तन होने से यहाँ पे करंट बना और कुछ ऐसा बनाया कि यस यहाँ पे एन यहाँ पे यस बना दिया। अब बेटा थोड़ा सा मैंने करा तो यहाँ पे करंट बना, यानी कि तुमने कहा कि अट्रैक्ट कर रहा है, लेंज का उल्टा अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैंने पुश करके छोड़ दिया है, अब ये अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, इसका काम है। अब ये अट्रैक्ट कर लिया, थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ा फ्लक्स में और परिवर्तन होगा, थोड़ा फ्लक्स में और परिवर्तन, थोड़ा करंट और बढ़ेगा, थोड़ा करंट और बढ़ेगा तो पुल स्ट्रेंथ और बढ़ेगा, इनको और तेज खींचेगा। थोड़ा और आगे जाएंगे, फ्लक्स में परिवर्तन और होगा, इसका स्ट्रेंथ और बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो और क्या देखोगे, ये और तेज खिंचा रहे हैं। यानी कि पूरे प्रोसेस में बताऊं, मैंने केवल इस पर एक बार थोड़ा सा पुश किया, बाकी काम ये खुद कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा पुश किया और मैंने लगभग 0 के बराबर बल लगाया है इस पे, इसके ऊपर मैंने काम कितना किया है, वो 0 के बराबर काम किया है। थोड़ा सा मैंने किया, एक बार खाली फ्लक्स में परिवर्तन कराया, बाकी हमने देखा कि अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, फ्लक्स में परिवर्तन होता जा रहा है और ये अपना आगे चलते जा रहे हैं। यहाँ से बेटा एक बात समझ में नहीं आती हमको कि थोड़ा सा पुश करने पर क्या कोई चीज लगातार चल सकती है। जैसे मान लो आपके पास एक कॉइल है और एक आपके पास बार मैग्नेट है, चलो समझो ऐसे, आपके पास मान लो एक कॉइल है और आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है। मैंने कहा कि कॉइल को अपने आप से 10 कदम दूरी पर रख दो और एक बड़ा सा मैग्नेट ले लो अपने पास, ठीक है ना, मतलब कि जहाँ तो मतलब कि फील्ड लाइन जा सके, और मैग्नेट को थोड़ा सा पुश कर दो। थोड़ा सा पुश करोगे तो कॉइल में क्या होगा, चेंज, मतलब कि फ्लक्स में चेंजिंग होगी, आगे बढ़ता जाएगा तो फ्लक्स उसका मतलब क्या होगा, परिवर्तन होगा, फिर करंट बनता जाएगा। अभी यस अगर बन जाएगा तो इनको अट्रैक्ट करता जाएगा। यार 10 कदम का फासला तो अपने आप तय कर लिया, मैंने थोड़ा सा पुश किया, खाली कोई एनर्जी लगी ही नहीं, थोड़ी सी एनर्जी मैंने दे दी, पूरा 10 कदम का फासला तय कर लिया। क्या ऐसा अभी तक कुछ संसार में बना है? एनर्जी, यानी कि बेटा मैं आपको याद दिलाऊं तो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन आपने पढ़ा है, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन आपने पढ़ा है। जितना एनर्जी दोगे उतना पाओगे, जितना एनर्जी आप दोगे ना उतना पाओगे, इतना ही पढ़ा आपने, ठीक है ना, उतना होना चाहिए। लेकिन ये तो देख रहे हैं यार, मैंने 2 जूल की एनर्जी तो 20 जूल काम कर रहा है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक कि इस संसार में बेटा ऐसा कोई नियम भी नहीं बनाया है जो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो ना करे। इसका उल्टा कोई नहीं बता, आज तक तो कुछ बना नहीं है ऐसा, ये भी जान लो। तो ये गलत लगता है। अभी क्यों गलत लगता है, अभी आगे और अभी समझ में आने वाला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कहा एलेन साहब का नियम जो था, मैंने कहा थोड़ा सा पुश किया, परिवर्तन हुआ, फ्लक्स परिवर्तन हुआ, यहाँ भी करंट बना, लेकिन यहाँ का करंट अपोज कर रहा है। ये क्या, थोड़ा सा पुश करने के बाद यहाँ पे परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़े पुश करने जितना, फिर उतना जितना मतलब जितना तुमने पुश किया उतना इन्होंने क्या किया, विरोध लगा दिया, यहीं पे आके रुक गए। उतना उल्टा जितने यानी कि 2 जूल अगर एनर्जी आपने यहाँ पे इनको दी है तो 2 जूल दे करके ख़त्म कर दिए इनको, ये आके रुक गया। ये है एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पे वर्क कर रहा है। 2 जूल हमने यहाँ से देके धक्का दिया, लेकिन आगे जाके अपोज कर रहा है ना, ये अपोज कर, आखिर अपोज क्यों कर रहा है, अपोज करके इनको रोक दिया। 2 जूल मैंने दिया, 2 जूल लगा दिया, लो रुक गया। क्या करना है, यहाँ पे एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन है। और अधिक से समझना है तो देखो, अगर आपके पास जानते हो कि घर में, आपके घर पे अगर जनरेटर होगा तो उससे निकलता है करंट, एसी करंट पाते हो आप उससे, जनरेटर से। तो अगर मैं कहूँ कि अच्छा एक बात और है, जनरेटर में ये देखो, यहाँ पे आपने एनर्जी दी, ये लगातार अपने आप कर रहा है, और यहाँ पे क्या, मैंने जब तक एनर्जी तब तक ये चलेगा, जब तक एनर्जी मैं दूंगा तब तक इसमें करंट बनेगा। कहने मतलब ये है, जब तक मैं एनर्जी दूंगा तब तक इसमें करंट बनेगा, जब तक एनर्जी इसमें मैं दूंगा तब तक इसमें करंट बनेगा। समझा ना बात को हमारे, जब तक एनर्जी पाएंगे जब तक इनको मैं ढकेल चलाता रहूँगा तब तक ही करंट बनाएंगे। आगे जाने पर करंट और बढ़ता जाएगा, पक्का बढ़ता जाएगा यार, फिक्स से बढ़ता जाएगा।
तो यह लेंज साहब का नियम था, यही इसलिए था कि जितना मैंने दिया उतना यह अभी दे रहा है, तभी ये रुक जा रहा है। इसको बार बार मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ रही है, तभी करंट बना रहा है। और ये तो एक के बार में दिया लगातार बना रहा है। ये एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, और एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है कि 2 जूल दो तो बिना कुछ किए 200 जूल पा जाओ। ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर मैं बताऊं कि जनरेटर के बारे में आपको बता रहा था मैं कि आप जनरेटर चालू करते हो, जब तक ये कॉइल नाचता है तब तक करंट पाते हो। अब कॉइल कौन नचाता है? कॉइल को नचाने वाला कोई चाहिए। मैग्नेट के बीच में केवल तार को रख दोगे यार तो ये थोड़ी हो तुम पाते रहो, कुछ नहीं पाओगे। वहां पे मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी। और जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। जब तक उपखंडियां उसको नचाओगे तब तक फ्लक्स में होगा परिवर्तन, तब तक का वर्क करंट पाओगे। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि एक बार चालू कर दिया और नाच गया, बस नाच गया, अब बंद कर दो, अब लाइन जाता रहेगा। ये वाला नियम यही कहता है, एक बार चालू कर दिया बंद कर दो, नाच गया ना, नाच गया ना, अब करंट जाता रहेगा, ये कहता है। तो ऐसा हो पाएगा कभी? ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है बेटा, इसको लिख लो, ये इम्पॉसिबल है। मतलब कि जो बेटा आपका ये लेंज लॉ है ना, वो क्या करता है? बताता है कि मैकेनिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बात आप बढ़िया से याद रखना कि जब तक आप वर्क करोगे तब तक कॉइल में करंट पाओगे, तो कॉइल से करंट पाओगे। यही बात समझो, जब तक मैकेनिकल वर्क होगा, जब तक वो मशीन ठक 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 करेगी तब तक का वर्क करंट पाओगे। मशीन बंद करने के बाद नहीं पाओगे। और है साला क्या कहता है? ये तो कहता है बस रख दो, थोड़ा सा पुश कर दो, बस थोड़ा सा हिंट पा जाए, उस बनाते रहेंगे, करंट बनाते रहेंगे, ये हिंचाता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना? ये एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये हमारा एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। ऐसा पता भी आपको चल रहा है। जनरेटर का जो आपने सोचा होगा, देखा होगा, तो आपको पता चल रहा है कि जब तक वो नाचेगा तब तक करंट पाओगे, और जब नाचना बंद कर देगा तो करंट नहीं पाओगे। इसीलिए लेंज साहब ने कहा था कि ये हमेशा जिससे बनता है उसको अपोज करता है। और आपको मैं बता दूं, इसीलिए ऐसा भी होता है, आपने पढ़ा E बराबर डी फाई बाई डी टी, ऐसे पढ़ा है ना? इसीलिए क्या होता है? E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। फ्लक्सवा का विरोध बात करता है वाला, EMF इसके उल्टा बनता है। EMF तब तक करंट इसके उल्टा बनता है। EMF मतलब करंट समझो यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा होता है। तो ये बात बतानी आपको ना पड़े, इसीलिए ऐसा होता है। तो लेंज का नियम क्यों सही है, क्यों अपोज करता है? इसीलिए सही है। अगर कोई पूछता आपसे सवाल, मान लो कि लेंज का नियम सही क्यों है, व्याख्या दो थोड़ा मोड़ा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर अपोज नहीं करेगा, कहोगे मान लो भैया सपोर्ट कर रहा है, तब तो थोड़ा सा दे देने पर ये पूरा खींच लेगा, पूरा काम हो गया। जो कि एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन नहीं कहती है, और एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को किसी के बाप अभी तक नहीं खत्म कर पाए हैं। उसका रूल का विरोध कोई नहीं कर पाया अभी तक, ये अभी जान लो आप। और यहाँ पे एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन हो रहा है तभी करंट बन रहा है। जब तक एनर्जी दोगे, और डीजल जो होता है ना, डीजल एनर्जी देता है अपना, तब वो नाचते हैं, और नाचते हैं तभी क्या होता है? करंट बनता है। जब तक नाचेंगे तब तक करंट बनेगा, नाचना खत्म, मैकेनिकल एनर्जी देना खत्म करे तो करंट बनना खत्म, वो रोक देगा, ये रोक देगा। अब तुम इनके हिसाब से यार जनरेटर में वो जो है ना धुर्री, हमेशा नाचना चाहिए। इनके हिसाब से क्या, जनरेटर को बिना चालू किए नाचना चाहिए, वो तो अपने आप नाचेगा, क्योंकि लगातार वर्क कर रहे हैं, बिना कोई एनर्जी दिए वर्क कर रहे हैं। तो थोड़ा सा तुमने ऐसे थोड़ा डुला दिया, मतलब कहने का क्या कि उस जो गोल की चक्री होती है, धुरी को घुमा दिया, अबे लगातार घुमा रहा है। ऐसा होता है कभी? ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है ना? एनर्जी जब तक दोगे तब करंट पाओगे। इसीलिए बेटा लेंज का नियम सही होता है, और यह क्या करता है? ये अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड है। ठीक है ना? और क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को बताता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है इस क्रिया में। मैकेनिकल एनर्जी हमारा, कि मैकेनिकल मतलब क्या? मशीन द्वारा किया गया कार्य, आदमी द्वारा किया गया कार्य। ठीक है ना? वो मैकेनिकल एनर्जी होती है आपकी, और वही चेंज होती है किसमें?
इलेक्ट्रिकल में होती है, वही करंट बनाता है। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप इस टॉपिक को समझ गए होगे और एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको भी सारी बात समझ में और अच्छे से आ सके। देखो बेटा एक क्वेश्चन आपके लिए न्यूमेरिकल है, इसमें आपको मोर देन सारे मतलब कि मोस्टली फार्मूले यहाँ पर क्लियर होंगे और आपको करने भी आएगा, और जिनको अवकलन आता है वही कर भी पाएंगे क्योंकि देख रहे हो इंस्टेंटेनियस वाला सवाल है। t बराबर 0 से t बराबर t तक जो भी है टाइम देना पड़ेगा आपको क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट, इंड्यूस करंट एंड टोटल चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम t टू 0, मतलब t से 0 t बराबर 0 से t बराबर t तक। ये t का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 5 6 कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब पार्टिकुलर टाइम होता है वहाँ पे। तो और यहाँ पे जो b है ना b नॉट t का स्क्वायर है, मतलब क्या कि b बेटा इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, जो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बढ़िया सवाल है बेटा, बहुतों को नहीं आता है। ये लूप रखा है यहाँ पे और इसका अगर मैं बताऊं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, इसका रेडियस r है और लूप का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कैपिटल R स्मॉल r है, रेडियस कैपिटल R है। तो बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैं आपको बताऊं फार्मूला, तो E बराबर आपने पढ़ा है कि डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब फाई कितना होएगा, फाई का मान निकालना पड़ेगा। फाई का मान क्या होगा, तो कहोगे सर बी डॉट ए कॉस थीटा, बी डॉट ए कॉस। यहाँ पे देखो अब तक हमारे समझना, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं क्लियर करूंगा इसमें। बी का मान कितना है, बी नॉट टी का स्क्वायर, ए का मान कितना है, इसका एरिया लूप का पाई आर का स्क्वायर, कास थीटा बी और ए के बीच का एंगल वेयर इज वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया का दिशा किधर होता है, उसके परपेंडिकुलर, ये इधर ही है, ये ऐसे लूप सीधे रखा है तो इसके परपेंडिकुलर यह भी होगा और इसके परपेंडिकुलर उधर भी होगा। अब आपकी मर्जी इधर लेना चाहो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि किधर लेना है, पीछे लेना चाहो पीछे ले लो, इधर लेना चाहो इधर ले लो। पीछे लोगे तो उधर ही बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, उधर ही बेटा आपका एरिया है, वेक्टर एरिया। डिग्री कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर आगे लोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड उधर है और आगे 180 अंश होगा। और फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, काश 180 का मान -1 होता है, तो चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में, फाई क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है। चाहे यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री ले लो, चाहे 180 ले लो, आपकी मर्जी। 180 लोगे माइनस में आएगा, कोई फायदा नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, माइनस प्लस से कुछ नहीं करना हमको। तो चलो काश 0 ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा फाई आपका हो जाएगा बी नॉट टी का स्क्वायर पाई आर का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे रख लो यार, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ बी नॉट टी का स्क्वायर पाई आर का स्क्वायर। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, बी नॉट भी कांस्टेंट की तरफ वर्क करेगा, पाई भी आर भी, और टी का अवकलन 2t हो जाएगा, यानी कि ऐसे लो ईएमएफ आ गया। इंड्यूस करंट पूछ रहे हैं तो हमने पढ़ा है V बराबर आई आर होता है, I बराबर V अपान आर होता है, हमने यह पढ़ा है। तो हम जानते हैं I अपान चाहे V का हो चाहे E का हो, और R का मतलब रेजिस्टेंस इस बार का, रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो E का मान यहाँ से ले लो 2b नॉट पाई आर का स्क्वायर T अपान आर। लो I का मान आ गया, I का मान भी निकल गया आपका। टोटल चार्ज पूछ रहा है यार, टोटल चार्ज पूछ रहा है, अब टाइम पे डिपेंड कर रहा है चार्ज। तो हम जानते हैं I बरोबर होता है डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। तो ऐसे हो जाएगा डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी, ठीक है ना। दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, डी क्यू इज इक्वल टू, अब जो समाकलन नहीं पढ़े उनके लिए दिक्कतें होएंगी। और कहाँ से कहाँ तक बेटा, कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर के कैपिटल T तक करना है, ठीक है। और ये तो हट जाएंगे, Q का मान टोटल आ जाएगा, और यहाँ पे I का मान रख लो जरा, I का मान है 2b नॉट पाई आर स्क्वायर T अपान आर, और यहाँ पे हो जाएगा dt।
इसको मैं यहाँ पे अगर मैं करूँ बेटा, अभी देखना, अभी गिव अप मत करना बिल्कुल भी, बहुत सारे अच्छे बताऊँगा कॉन्सेप्ट आपको अभी मैं। ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू, देखो 2 भी कांस्टेंट, B0 भी कांस्टेंट, पाई आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, अपान आर भी आपका कांस्टेंट ही है, आर नहीं बदल रहा है। अंदर आप क्या पाओगे फिर, बी पाई आर स्क्वायर अपान आर, 2 भी निकल गया, अंदर पाओगे बेटा 0 to t और यहाँ पे पाओगे t dt, और t का समाकलन t के सापेक्ष कितना होता है तो हम जानते हैं, आपको आता है, तो कहोगे t स्क्वायर बाई 2 होता है सर, 0 से लेकर t तक। तो ये हो जाएगा q बरोबर 2 B0 पाई r का स्क्वायर, एक बार कैपिटल T का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 माइनस 0, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, टोटल q का मान B0 पाई r का स्क्वायर t का स्क्वायर। बाप रे बाप, आ गया सर जी, आ गया। ठीक है, इसको एक तरीका और निकालने का है, अगर वह सीख लिए तो जान जाओ कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप सीख लोगे। एक तरीका और क्या है बेटा कि आई इंस्टेंटेनियस बराबर आपने क्या पढ़ा है, आई इंस्टेंटेनियस अगर यहां से देखा जाए, एक मिनट बेटा, ई इंस्टेंटेनियस अगर मैं बताऊं तो कहोगे सर हमने पढ़ा है डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना, इतना पढ़े हो कोई बात नहीं। और यहां से, और अगर मैं बोलूं यहां से आई बराबर पढ़ा है ई बाई आर पढ़ा है, तो बेटा अगर कहा जाए कि ई बराबर हो जाएगा आई आर, ई बराबर क्या हो जाएगा आई आर, तो यहाँ पे ई का मान क्या हो जाएगा आई आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। तो आई का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से आई का मान हो जाएगा आपका डी फाई बाई डी टी और इंटू 1 बाई आर। बट हमको भी क्यों नहीं मिला है, अभी तक हमने क्यों नहीं पाया है बेटा, अभी तक हमने आई पाया है, और वास्तव में ये आई कैसा है इस पर डिपेंड कर रहा है, तो आई इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। अब आई बराबर ई बाई आर, क्यू का मान यहां से ले लेते हैं, क्यू का मान बेटा यहां से देखिए तो क्यू का मान आपका हो जाए आई का मान डी क्यू बाई डी टी, यहां से मिल जाएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी इंटू 1 बाई आर, डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहोगे सर डी क्यू इज इक्वल टू डी फाई बाई आर। डी फाई का मतलब क्या है, देखो डी क्यू मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर हो जाएगा ना, और डेल्टा फाई का मतलब क्या, यही बात, यही मैं फार्मूला कह रहा था। ये हमेशा याद रखना कि मतलब कि क्यू कभी भी निकालना हो तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आप जान जाना कि डेल्टा फाई अपान डेल्टा आर होता है। अब यहाँ से काम कर सकते हो, देखो जरा, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू फाई फाइनल माइनस फाई इनर्शियल अपान आर, आई बात समझ में, फाई फाइनल माइनस फाई इनर्शियल अपान आर, यानी कि फाई फाइनल यानी कि फाई टी बराबर टी पर क्या है, और इनर्शियल फाई टी बराबर 0 पर क्या है। फाई का मान यहाँ से मिलेगा आपको, फाई का मान यहाँ पे निकाले हो ना, फाई का मान जब टी का मान 0 होगा तो 0 होगा, और जब टी का मान टी होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी नॉट, देखना जरा, बी नॉट टी का स्क्वायर पाई आर का स्क्वायर। एक बात भूल गया बेटा, देखो जरा आई आर हो गया और 0 हो ही जाएगा, यहाँ पे आर छूटा है, यहाँ पे बटे आर पता नहीं किस सुख में भूल गए थे, ठीक है ना, पता नहीं किस सुख में भूल गए थे। देखा क्यू का मान जो यहाँ पे है वही क्यू का मान यहाँ भी आया है, तो ये फार्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अच्छे से लर्न कर लो कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अवश्य कर लोगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने भूल गया था बाई आर भूल गए थे, हालांकि यहाँ से भी हमने निकाल लिया, देखो यहाँ से भी निकाल लिया और यहाँ से भी निकाल लिया क्यू का मान,
तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक ही बार में कई सारे जवाब देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, ठीक है ना, ईएमएफ को ही लेकर के। तब तक के लिए ना एक सवाल पूछता हूँ, ईएमआई किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ईएमआई किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वही होता है जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के साथ और इस टॉपिक के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।